एक 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका आज मैं कराने वाला हूँ हिंदी पेडागोजी। और पूरे ट्रिक से बताऊंगा कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे किया पेडागोजी में। दोस्तों काफ़ी लोगों का नंबर कम आया है और काफ़ी लोग भाई फेल भी किए हैं अब की बार। तो भाई मैं आपको बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने जो गलतियाँ की है, कहाँ पे गलतियाँ की है, आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पेडागोजी 20 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ, ऑफलाइन पेपर, उसी का। ठीक है, सबसे पहले तो भाई गद्यांश पदांश दिया है, तो बहुत मज़ेदार गद्यांश पदांश है। जिन लोगों के पास समय रहा होगा उनका गद्यांश पदांश काफ़ी बेटर गया होगा, और जिनके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए सही से, उनका भाई गद्यांश पदांश भी अच्छा नहीं जाएगा। तो हम गद्यांश पदांश को छोड़ करके चलेंगे। गद्यांश पदांश इसमें 91 से 99 तक दे रहा है, तो पहले हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से पदांश दे रहा है मेरे दोस्तों 100 से 105 तक, तो पदांश को भी छोड़ के चलेंगे। स्पेशल केवल पेडागोजी मैं कराऊंगा, वो भी ट्रिक से। और आप लोगों ने कहाँ पे गलतियाँ किया, सारे गलतियाँ का सामान आज आप लोग को सामने में गलतियाँ जो भी आप लोग किए हैं वो पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पेडागोजी आ गया है। प्रश्न कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में कौन सी नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है। मान लीजिए आप एक टीचर है, नया शब्द सिखा रहे हैं बच्चा को, तो कौन सा इस 4 ऑप्शन है जिसमें सबसे बेटर होगा कि आप बच्चा को नया शब्दावली सिखा दें। पूरी बारीकी से स्पष्टता के साथ मैं बताऊंगा कौन सा होगा। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सबसे बेटर। फर्स्ट बोला है कि अध्यापक बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा, ये बात गलत होता है, ठोस परिभाषा ये गलत हो गया। बी बोला अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार, माने जिस प्रकार की स्थिति होगा। मान लीजिए आप कहीं गए, वहाँ का बच्चा काफ़ी तेज है, तो स्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। स्थिति के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करे, है ना, ये सबसे बेटर है स्थिति के अनुसार। सी कहता है अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे। मेरे दोस्तों श्याम पट पर लिख दीजिएगा, बच्चा सब लिख करके छाप लेगा। ठीक है, तो श्याम पट वाली बात जो भी होती है वो गलत होती है अधिकांशतः। ठीक है, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। मेरे दोस्तों विलोम शब्द बताए, अब प्रवाची आपका दुश्मन है, सबसे बड़े दिमाग लगाना है, ये बात भी गलत हुआ। तो जिन्होंने भी किया है उनका सही जा रहा है। अगला ये मज़ा आएगा आपको, कुछ अलग तरीका से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, बारीकी से स्पष्टता के साथ बताऊंगा। प्रश्न कहता है कि भाषा सिखाना किससे संबंधित है। भाषा सिखा रहे हैं आप, तो भाषा प्रक्रिया है, उत्पाद है, कौशल है। तो भाषा सीखना नहीं दोस्तों, सिखाना है। देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये भाषा सीखना नहीं है। भाषा सीखना क्या है, सीखना जो होता है और अर्जन होता है, लेकिन कह रहा है भाषा सिखाना, सीखना है यार, नहीं सॉरी, हाँ कह रहा है भाषा सीखना। भाषा सीखना क्या है, एक प्रकार का कौशल के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। भाषा सीखना कौशल से संबंधित है। देखिए मेरे दोस्तों इस प्रश्न में सीटेट ने क्या किया, भाषा सीखना अर्जन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है भाषा सीखना, क्या कहलाता है अर्जन, और साथ में क्या कहलाता है कौशल। तो क्या मारिएगा, कौशल मार दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए होगा उत्तर आपका कौशल। लिखना चाहिए अर्जन कौशल, लेकिन कौशल कर लेंगे तो अर्जन के अंतर्गत आ जाएगा भाषा सीखना। उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है मात्र 15 पेडागोजी है। गद्यांश पदांश काफ़ी आसान है, आप लोग देखेंगे इसको काफ़ी मज़ेदार तरीका से। अगर उसको टाइम दे करके थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़िए, उसको हो जाएगा। कहता है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। क्या लिखा है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का
पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो, तो कौन सा उत्तर होगा? 108 का देखिए, पूरा ध्यान रखती हूँ। देखिए क्या लिखा है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं मैंने बोले तो क्या? स्वयं। मैं बोले तो क्या? स्वयं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि सही हो। मैं बोले तो क्या? स्वयं। तो इसमें दोहराने वाली बात होगा ही नहीं। स्वनिरीक्षण, मैं रखता हूँ ध्यान। मान लीजिए आप ध्यान रखते हैं तो आप खुद से न ध्यान रख रहे हैं, खुद से निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उत्तर आपका सबसे बेटर स्वयं निरीक्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बहुत मजेदार है, एक एक चीज छिपा हुआ है इसमें। मैं ध्यान रखता हूं, ध्यान बोले तो क्या? स्वयं निरीक्षण रखना। समझ में आ रही है ना? चलिए मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए दिखाई दे रहे हैं और आपको इस साल हार्ड लगा है, तो मेरे दोस्तों अगर सीटेट पास करना है तो मेरे चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी है। रेगुलर रात्रि को 8 बजे सीटेट का क्लास चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे सभी क्वेश्चन को पेपर का मैं करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट भी है, जा करके आप सीडीपी ईबीएस सब चीज़ देख सकते हैं। और अभी तक मेरे दोस्तों अपने दोस्त को नहीं बोले हैं कि भाई यहाँ चल रही है पढ़ाई, दोस्त को भी बोल दीजिए कि यहाँ चल रही है पढ़ाई, ठीक है। चलिए लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मजा आएगा। एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताऊंगा मैं। कहता है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, ठीक है। यह मेरी नाक है, यह मेरा कान है, इस प्रकार का कविता है, गा रहा है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श करते हैं। मान लीजिए आप बोले, आप यह मेरी नाक है तो नाक को छू लिए, यह मेरी कान है कान को छू लिए, ये मेरी आँख है आँख को छू लिए, ठीक है। छू रहा है बच्चा, अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है? बताएं कौन सा विधि कहलाता है कि पढ़ना भी और स्पर्श छूना भी? तो इसको कहते हैं, देखिए छूने का संप्रेषण तो नहीं ना हो रहा है, बातचीत तो नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। विभिन्न दर्शनग्राही, मतलब दोस्तों दर्शनग्राही केवल एक आँख ही होता है, ठीक है। श्रवणग्राही कान होता है, तो केवल दर्शनग्राही नहीं मारेंगे मेरे दोस्तों। श्रव बोले तो केवल सुनने वाला, यहाँ दर्शन माने केवल देखने वाला, तो न सबका न प्रयोग कर रहा है बच्चा, देख भी रहा है सुन भी रहा है, तो दोनों उत्तर होगा। लेकिन दोनों नहीं है, इस सारे उत्तर इसके अंतर्गत आता है। समग्र भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनना बोलना जितना भी है सब भौतिक प्रक्रिया, समग्र भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित है। अब तो समझ में आया कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे किया। कितने लोगों ने विभिन्न वाले वर्ड को मार के आते, भाई विभिन्न बहुत हिट होता है, लेकिन प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पा जाए, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। और ये जो है 110 नंबर प्रश्न, ये शायद मिलान करना है, और मेरे पास तो डिस्प्ले उतना बड़ा है नहीं कि इसका भाई मिलान सही से किया जाए। इतना बड़ा प्रश्न दिया है 110 नंबर। चलिए तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा छोटा करके, लेकिन दिखाई नहीं देगा, इस प्रश्न को छोड़ के ही चलना पड़ेगा कुछ हद तक। ऐसे कुछ बता दूं, अनुमान जो होता है मेरे दोस्तों, अनुमान की जो बात करता है वो चला जाता है। अनुमान किस में लगता है? तो इस पर अनुमान लगेगा यहाँ पाठ सामग्री के किसी के बारे में है, किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्र का प्रयोग करना, उससे अनुमान लग जाएगा। इसका हो गया अनुमान लगाना वाला। अब आगे मैं आपको बता दूं, देखिए निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष किसका निकलता है? सुन लीजिए, कुछ हद तक आपको माइंड पर रहेगा। निष्कर्ष निकालता है कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, इसका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो बी का 1, उसके बाद सी का मिलान कर देते हैं। सी कहता है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ सामग्री के कुछ हिस्से से मदद लेनी चाहिए, इसी से ना होगा, संदर्भ से। तो ये आपका हो गया। अब आपका एक बच गया गहन पठन। तो गहन पठन किसका हो जाएगा?
तो गहन पठन क्या होगा, तो शीर्षक, कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संचारित की गई है, इसको कहते हैं गहन पठन। तो ये आपका चला जाएगा इस पर। तो जितना भी था मैंने आपको बताया। ई वाला ऑप्शन भी है क्या, एक सेकेंड, डी का 4 तो ठीक बताया मैंने। ई का मैं बता देता हूँ। ई क्या बोला कि पाठ्य वस्तु की संयोजन की पहचान। समझ लीजिए दोस्तों, एक बार माइंड पर बना रहेगा, ये जब शब्द आएगा तो क्या उत्तर होगा। पाठ्य वस्तु की संयोजन की पहचान, तो पाठ्य वस्तु की संयोजन की पहचान इसमें हो जाएगा। अपरिचित तो हो गया है, सुनिश्चित हो गया है, हर चीज तो हो गया है। चलिए इसको छोड़ के चलते हैं भाई, इतना बड़ा प्रश्न था, कुछ मैंने बताया, इसको छोड़ के चलते हैं। अगर डिस्प्ले मेरे पास बड़ा होता तो बहुत मज़ेदार तरीका से मैं आपको बताता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा कहाँ पे गलतियाँ आप लोगों ने किया। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो यह किसका उदाहरण है। देखिए 5 गो समूह बना लिए हैं आप और सवालों का अदला बदली कर रहे हैं दूसरे समूहों के साथ में, तो सवाल उत्तर देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है। मेरे दोस्तों सबसे मज़ेदार है, फीडबैक तो होगा नहीं। फीडबैक बोलते हैं ये जो गृह कार्य होमवर्क होता है, पठन का आकलन नहीं। देखिए अगर आप 5 प्रश्नों के उत्तर का समूह बना करके आप उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, समूह बनता है ना तो दोस्त लोगों का बनता है, विद्यार्थियों लोगों का बनता है, इसमें स्वयं का आकलन होता है। समूह में स्वयं का आकलन होता है, लेकिन इस आकलन को हम क्या कहते हैं, सहपाठी आकलन। क्या कहते हैं, सहपाठी। क्योंकि आप समूह में अदला बदली कर रहे हैं और अदला बदली कर करके उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके दोस्तों लोग से ना चलेगा पता। ये जो समूह बना है आपके दोस्त का ही समूह ना बनेगा। चाहे जो बच्चा होता है, जो भी बच्चा होता है, समूह बनाइएगा तो ये आपस में सब दोस्ते न होता है, सहपाठी ना होता है। इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा। और मेरे दोस्तों एक ट्रिक मैं बता दूं कि समूह की बात जब भी करता है ना तो अधिकांशतः सहपाठी जरूर आता है, जरूर आता है मेरे दोस्तों। 98% मैं बता रहा हूं गारंटी के तौर पर। समूह की बात करें तो सहपाठी आकलन आएगा। नेक्स्ट बात है, अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, ये भी बड़ा है लेकिन हो जाएगा, मिलान करने वाला नहीं है। मिलान में तो बहुत लॉन्ग था जिसकी वजह से मैंने किसी तरह से 1-2 कराया। चलिए कहता है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है जब अध्यापक मुझे एक कार्ड देती है। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप बच्चा को कार्ड देते हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करता हूँ। मान लीजिए मैं लिख दिया, मैं आपको कार्ड दे दिया, उस पर मैं लिख दिया गाना, तो आप गाना गाने लगे, है ना, तो गाना अभिनय करने लगा और समुचित कक्षा के बारे में अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थियों की टिप्पणी की पहचान करे। मान लीजिए एक कार्ड दे दिया गया, उस पर डांस लिखा है तो बच्चा डांस करने लगा, है ना, और बाकी शिक्षार्थी जो उसकी पहचान करे, तो उत्तर कौन सा जाएगा इसमें सबसे बेटर। क्वेश्चन तो समझ गए। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे अच्छी तरह से याद रहता है, याद वाली बात को हटाइए भाई। जब मैं कार्ड के वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, याद वाली बात को हटाइए ना, गोली मारिए उसको। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सब में याद है क्या? अब तो भाई हो गया थोड़ा सा पंगा। जब सब में याद है तो कौन सा उत्तर अब बेटर होगा? मैं आपको फिर से अब आते हैं, जब सब में याद है तो अब आप लोग क्या कीजिएगा बताऊं मैं, समझिए। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ में आए। जब मैं सुनती हूं कि मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, जब मैं सुनती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। माने आप एक टीचर है, आप सुनते हैं तो आपको भाषा याद रहता है, ये बात गलत हुआ। चलिए बी बोला कि जब मैं कार्ड में वाक्य को
याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है। भाई भाषा याद करने की चीज़ नहीं है। चलिए, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, गतिबोध मैंने पूरा एक्टिव रहते हैं, तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। बात सही है। अगर आप एक्टिव रहिएगा, मेरे जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्टिव रहिएगा मेरी बात को लेकर के, तो आपको भाषा अच्छी तरह से समझ में आएगी, याद रहेगी। अब देखिए डी बोला कि जब मैं देखती हूँ कि मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ये भी भाई अच्छा स्पष्ट नहीं है। सबसे बेटर है कि जब ये गतिबोध तरीका माने एक्टिव रहिएगा तो भाषा अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। सबसे बेटर थ्योरी। अब बताइएगा जरा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ होगा। अब 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। क्या बोला अभी कथन कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपने आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बात सही है। बच्चा जितना भी आता है वो भाषा को एकदम खूब प्रयोग करता है, भले उसका भाषा में थोड़ा सा अभद्र भाषा हो, लेकिन प्रयोग तो करने में सक्षम रहता है। बात सही बोला। अब तर्क कहता है कि भाषिक संस्कृति विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन नहीं कर पाता है। मेरे दोस्तों, इसका जो उत्तर होने वाला है वह काफ़ी भयावह होने वाला है, क्योंकि ये तो अच्छा लगा, यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो एक का ए सही है और आर आपका गलत है। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं और मात्र हमको प्रश्न 120 तक करना है। प्रश्न बोला क्या कि कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। मान लीजिए आप एक टीचर है, मित्र से दूसरे तरीका से बात का हाल है, इस प्रकार से भी अपने दोस्त से बात करते हैं, लेकिन भाई बच्चे से अलग तरीका से आप बात करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत यह जानता है कि सामाजिक स्थितियां में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है ना। मैंने सीधा मैं आपको ठेठ में बताऊं तो आप लोगों ने कभी भी बुजुर्ग के साथ बात किया होगा तो भाई अलग लहजा में बात किया होगा, साथी से अलग लहजा में, बच्चे से अलग लहजा में बात करते होइएगा। इसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, इसको क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा अर्थगत तो नहीं होगा, इसमें अर्थ वाली बात हो ही नहीं रही है। इसको कहते हैं उपयोगितावादी, माने किसके साथ किस प्रकार का उपयोग करें। बुजुर्ग है तो रेस्पेक्ट के साथ, दोस्त है तो रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है। क्या लड़की लोग देख रही है, सहेली है तो सहेली के साथ कैसे बात करते हैं, है ना। सब टीचर है तो टीचर के साथ कैसे, तो इसको कहते हैं किसके साथ किस प्रकार का उपयोग किया भाषा, तो इसको कहते हैं उपयोगितावाद। मेरे दोस्तों, सबसे बेटर बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट पाए। नेक्स्ट बोला, देखिए हिंदी थोड़ा सा क्रिटिकल था जिसकी वजह से आप लोगों को नंबर नहीं आया है, थोड़ा सा लंबा देख रहे हैं आप लोग। चलिए, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि बच्ची, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा सीधे आइएगा आंसर पर, कभी भी गलत हो जाएगा। क्या बोला कि माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना है और न ही भाई बहन से सुना है। कोई बच्चा जो है या कोई व्यक्ति है ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग कर देगा, है ना, जो कभी सुना है। ठीक है, तो इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनि मेल खाना होता है, बताएं। उत्तर आपका व्यवहारवाद। ये जाता है व्यवहारवाद किसके प्रति, किस प्रकार का परिवेश लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, इस सब होता है व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। रचनावाद, बहुभाषा, भाई बहुभाषा में तो भाई अलग अलग भाषा बोलता है, ठीक है, तो सबसे बेटर होगा व्यवहारवाद। ठीक है, चलिए अब व्यवहारवाद से कहिएगा कैसे। वयस्कों से सुना
है और ना कोई भाई बहन से सुना है, लेकिन वो क्या हुआ है, परिवेश और आसपास से अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो ये अनुकरण करके सीखिएगा ना, परिवेश से भाषा कोई भी सीखता है बच्चा तो उसको व्यवहारवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है कि कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू होने से पहले विकसित कर लेते हैं और बाद में अकादमिक कौशलों की बुनियाद प्रदान करते हैं। अकादमिक बोलते हैं जैसे कि कोई संस्थान जहाँ पे पढ़ाई होती हो। देखिए क्या बोला, कौशल उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले, औपचारिक पठन निर्देश माने स्कूल के पढ़ाई शुरू करने से पहले विकसित कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, बस यही बताना है। स्कूल जाने के पहले जो कौशल विकसित कर लेता है बच्चा, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता। माने उद्गम होता है कहाँ से, तो माता पिता से, परिवार से, विद्यालय जाने के पहले यहीं से ना उद्गम होता है, तो इसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता। पाठचर्या गलत दोस्तों, गुणधर्म गलत दोस्तों, ठीक है, इमरजेंट गलत दोस्तों, सबसे बेटर समाधान यहाँ नहीं चल रही है। मतलब कि आप विद्यालय जाने से पहले परिवार से सीखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चे को पुस्तक से कहानी पढ़ा करके पसंद करती है, सुनना पसंद करती है, और इस तरह का वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है ना। मान लीजिए आपका एक नानी है, आपका नहीं मैं बताऊंगा, हो सकता है मान लीजिए आपके बच्चे की नानी या आपका किसी का नानी, समझ जाइए, तो नानी है कहानी पढ़ कर सुनना पसंद करती है और इस तरह के उन्हें पुस्तक नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। तो इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा, मतलब कि नानी को कहानी पढ़ना पसंद है और बच्चे को सुनना पसंद है, तो ये जो तकनीक है मेरे दोस्तों, कौन सा तकनीक होगा ये बताना। काफ़ी क्रिटिकल पूछा है, मुझे अभी पता चल रहा है कि काफ़ी लोग का नंबर क्यों आया हिंदी में कम। देखिए इसको कहेंगे संभारिक पठन, इसको साझा पठन नहीं कहेंगे। साझा कहते हैं किसको, पहले समझिए, साझा कहते हैं नानी पढ़ा, फिर नाना पढ़े, फिर मामी पढ़े, मामी पढ़े, है ना, उसको साझा कहते हैं। साझा नहीं हो रही है। संभारिक, संभारिक है ना, संभाषिक, सॉरी संभारिक नहीं, संभाषिक, संभाषिक पठन होगा। सस्वर पठन तो होगा नहीं, खुद से पढ़ना, इसमें सुनने वाला भी हो रहा है, बच्चा सुन भी रहा है, मॉडल पठन नहीं होगा, तो बस संभाषिक पठन सबसे बेटर। संभाषिक या संभाषण जिसमें बातचीत भी शामिल हो, ठीक है। नेक्स्ट बात है, तो 3 ऑप्शन को आप छांट करके भी करते तो होता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उस पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल कर्तव्यों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चे को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों, स्वनिम क्या होता है, ही भी तो, स्वनिम शब्दों से मिलाया जाता है, तो इस उपागम को क्या कहेंगे। माने पढ़ने से पहले स्वनिम से मिलाया जाता है, ही भी तो क्या होता है, स्वनिम होता है, और इससे मिलाना क्या कहलाता है, अधोमुखी उपागम। मतलब सुनिए, आप कहेंगे सर आप लोग आप कैसे मार दिए, आपको तो आंसर होगा आपके बगल, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ट्रिक बताऊं, समझ लीजिए ध्यान से, जो जीवन में आप कभी गलतियां नहीं करेंगे और सीटेट कभी फेल नहीं करेंगे। कोई भी प्रश्न में लिखे यह करने से पहले यह किया जाता है, मेरा ट्रिक समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको कहूं स्कूटर चलाने से पहले आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न में पहले की बात करेगा कि पढ़ने से पहले बोलना सीखा, तो इस प्रकार के प्रश्न में अधोमुखी हमेशा हमेशा क्लियर होगा। 100% मैं बता रहा हूं, अधोमुखी बॉटम ऑफ उपागम, यह करने से पहले ये सिखाया जाता है, पढ़ने से पहले स्वनिम को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार का प्रश्न में अधोगामी जाता है। अब तो दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्न को आप अधोमुखी करके आइएगा। अगला बोला
सही विकल्प को बताना है कथन कारण। चलिए भाई कथन को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कहता है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ध्वन्यात्मक वर्तनी प्रयोग से ही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। बात सही है। ध्वनि के हिसाब से अगर बच्चा को अगर लिखना पड़े तो थोड़ा सा पूरा स्पष्ट नहीं लिख पाएगा, मंद पड़ेगा। जबकि पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृति वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। बात गलत फिर से बोला तो आपका ए सही है, आर गलत है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया ना। यहाँ का बोला मंद पड़ जाती है तो ये बात क्या है? गलत है। और ये क्या है? पारंपरिक। जबकि यहाँ पे बोला जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी, पारंपरिक माने पुराने समय से जो आ रहा है, तो ये स्थान पर अपनी वर्तनी का प्रयोग करेगा तब जा कर के उसकी वर्तनी की योग्यता मंद नहीं होता है। ये बात सही है ना। तो नेगेटिव यहाँ मिला, यहाँ मंद नेगेटिव है और उसमें नहीं नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बनता है। इसलिए आपका ए गलत है, आर सही है। आज का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सुनिएगा कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः अविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए का तरीका क्या है? ये 4 तरीका दिया है, 4 में सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। तो मैं बताऊं कि कक्षा में ऐसे खेल गतिविधियां का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। बात सही है। जिसमें मौखिक बोले तो क्या, बातचीत करने वाले जो अंतःक्रिया माने एक दूसरे से, ये सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ड्रिल गलत होता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ठीक है, और क्या बोला, जब उसे समस्या आए तो उनकी गलती में सुधार किया जाए, ये गलती का सुधार करना। और बच्चे कक्षा में स्वर वाचन करे, खुद से वाचन करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका है कि खेल गतिविधियां कक्षा में कराइए, उससे संप्रेषण कराइए, बेटर होगा। तो मेरे दोस्तों आज जो हुआ है ना हिंदी, काफ़ी लोगों का नंबर कम आया है और हिंदी भाई क्रिटिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को 2 बार आराम से स्पष्ट रूप से देखिए, बारीकी से मैंने बताया है, जिससे कि आपको अगला सीटेट में कभी दिक्कत नहीं हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।